हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी फाइन, बहुत मज़ेदार। एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। लास्ट 4 दिन बाद एग्जाम है हमारा, है ना? आज हम 2022 के पेपर पे बात कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने लाइव सॉल्व कर लिया है, बट क्योंकि नेटवर्क एरर की वजह से स्ट्रीम ब्रेक हो रही थी बार बार, सो आई एम रिकॉर्डिंग द जूलॉजी। तो जूलॉजी के क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जूलॉजी हियर। और पहला सवाल जो है जूलॉजी का, ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने अभी डिस्कस किया, है ना? और इसमें हम लोगों ने बात की थी कि कैसे इसको सॉल्व करना था। ये इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो हमने लिख ली है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ ओनली नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस? मतलब एक बेस होना चाहिए, एक 5 कार्बन की शुगर होना चाहिए और एक ट्राइफॉस्फेट होना चाहिए। कोई दिमाग में लगाना है, इट इज योर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में तीनों होता है ना, राइबो शुगर यूजुअली, अगर हम आरएनए की बात करें तो पिरिमिडीन या प्यूरिन कोई बेस, और आपका एक आपके पास क्या बच जाता है, और क्या बचा? फॉस्फेट चाहिए ना, ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी वगैरह का एग्जांपल ले सकते हो। तो एटीपी क्या है? एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट, which one of the following animals develop adaptive predator avoidance morphology because of the presence of high predator number in its habitat? तो देखो, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इट इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसको आप कॉमन सेंस से या किसी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसका सीधा आंसर जो है वो डेफनिया। डेफनिया जो होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, काफी सारे चेंजेस होते चले जाते हैं। एनिमल के बारे में पूछा है, ध्यान रखना, प्लांट नहीं है ये। और इसमें होता क्या है कि ये अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आता है। जैसे क्या क्या चेंजेस लेके आता है? ये इंड्यूसिबल डिफेंस का एक एग्जांपल है। ये शब्द याद रखना, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। इंड्यूसिबल डिफेंस। तो नेक टिथ, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, ये अपने अंदर बिल्ड करता है नेक टिथ। और दूसरी चीज इसमें जो याद रखना है, बॉडी साइज को बढ़ा लेता है, लार्जर बॉडी साइज। बाकी ये तीनों ऑप्शंस जो है इसमें एलिमिनेटेबल है। मतलब अब आता है तो आता है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने जैसा था नहीं। टू विच क्लास ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंटल जीन्स डज फ्यूशी तराजू बिलोंग्स? तो अब इसके लिए तुमको ये मैंने एक टेबल बनाई है तुम लोगों के लिए छोटी सी, इसको अच्छे से कवर कर लो। इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी तुमको। मेटरनल अफेक्ट जीन, जो कि आपका एंटीरियर पोलैरिटी, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाइकॉइड एंटीरियर, नैनोस पोस्टीरियर, टॉर्सो टर्मिनल और डॉर्सल डॉर्सोवेंट्रल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो बॉडी एक्सिस नहीं बन पाती है। मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर और डॉर्सल और वेंट्रल वाले एक्सिस में, ये डॉर्सल है वैसे, है ना, पता होगा तुमको शायद, ये वाला डॉर्सल है, पता होगा, ये डॉर्सल है। ठीक है, तो गैप जीन्स दे डिफाइन द ब्रॉड रीजन्स अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के, इतने इतने रीजन में हेड बनना है, इतने इतने रीजन में थोरैक्स, फिर एब्डोमेन और फिर लेग्स बनना है। तो उसके लिए हमारे पास हंचबैक, जाइंट, क्रूपल और निप्स होते हैं। और ये लार्ज बॉडी सेगमेंट्स का जो सेक्शन होगा वो लॉस हो जाएगा अगर इनके अंदर म्यूटेशन होता है। फिर पैर रूल जीन्स, ये आपके 7 रिपीटिंग यूनिट्स जिनको हम पैरा सेगमेंट्स बोलते हैं उनको डिफाइन करते हैं। इसमें इवन स्किप्ड, फ्यूशी तराजू, पेयर्ड, और अगर इनका लॉस हो जाएगा अल्टरनेटिंग सेगमेंट्स का अगर इसके अंदर कुछ खराबी होती है। तो 7 रिपीट्स का ध्यान रखना है इसके अंदर। और फ्यूशी तराजू हमारा क्वेश्चन था, फ्यूशी तराजू जो होगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा? पेयर रूल जीन आंसर हो गया। बट ये टेबल अच्छे से कवर कर लेना, तुमने अगर पूरा नहीं भी पढ़ा है ड्रोसोफिला, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे इस टेबल से बन जाएगा। सेगमेंट पोलैरिटी जीन में इनग्रेड विंगल हेजॉग है ना, मिरर इमेज डुप्लीकेशन हो जाएगा सेगमेंट्स में अगर ये खराब हो जाते हैं तो। फिर हॉक्स होम्योटिक जीन्स, इसके अंदर हम हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन की आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एंटीनापीडिया, एंटीनापीडिया, प्रोबोसीपीडिया, फिर अल्ट्राबायोथोरैक्स, एब्डोमेन ए, एब्डोमेन बी, और ये होमोटिक ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो खराब हो जाएंगे। आखिरी चीज, अगर सिग्नलिंग पाथवे की बात करें जो सेल सेल कम्युनिकेशन से रिस्पॉन्सिबल है, तो नॉच डेल्टा, हेजॉग पाथवे जिसमें विंगलेस आ जाता है, डब्ल्यूएनटी वाला। उसके अलावा डेका पेंटापेलेजिक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टेबल है, इसका पीडीएफ जैसा कि मैंने बोला है मैं फ्री मटेरियल में डाल दूंगा, तो वहां से तुम डिटॉक्स पे देख सकते हो। बाकी के भी डाल दूंगा मैं जितने मैंने सेव किए। The action of which of the class of enzyme inhibitor can be reversed by adding the excess of? तो ये तो तुम ऑलरेडी जानते हो, Vmax कांस्टेंट कर लेते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का हम इफेक्ट को कम कर सकते हैं बाय यूजिंग योर हायर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। मूविंग ऑन, Mendel deduced the genetic principle of inheritance by experimenting on sweet pea plant. बिल्कुल, one of the experiments involved crossing plants with two contrasting characters, tall and dwarf, which yielded all tall plants in the first generation. सब में, हाँ, तो जानते ही अपन कैपिटल टी स्मॉल टी से अगर क्रॉस करेंगे तो सारे के सारे F1 जनरेशन में कैसे आएंगे? सारे के सारे टॉल आएंगे। मैंने सिर्फ फिनोटाइप लिखा है ना। When the same genetic crosses were independently repeated by a researcher, only keyword है, only short plants were obtained. Which of the following can possibly explain the altered outcome?
टॉल प्लांट्स वर हेट्रोजाइगस, अगर वो हेट्रोजाइगस होते हैं तो वह 3:1 के रेशियो में आपके पास में आता ही आता, सारे शॉर्ट थोड़ी आते, 3 तो फिर भी क्या आते बड़े। एंड इनहेंसर फॉर द टॉल एलील इज प्रेजेंट इन द डॉग प्लांट, भैया सब शॉर्ट प्लांट आ रहे हैं, डॉग प्लांट में एनहेंसर मिलता है टॉल के लिए तो सब लंबे आते हैं, ये दोनों एलिमिनेट हुआ। अ सप्रेसर फॉर द टॉल एलील इज प्रेजेंट इन द डॉग प्लांट, या दिस इज द की, डॉग प्लांट के अंदर कोई सप्रेसर होगा जिस वजह से सारे के सारे शॉर्ट कर दिए उसने, मतलब जो ये 3 लंबे बनने वाले थे, आई होप तुमको सबको पता है कि फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी का वो 3:1 होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि टी के लिए मैंने एक सप्रेसर डाल दिया तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, सब डॉग हो जाएंगे, सही है, तो सप्रेसर इज द की। नेक्स्ट, अच्छा फोर्थ ऑप्शन देखा नहीं मैंने, फोर्थ ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है वैसे, डॉग प्लांट और होमोजाइगस ऐसा पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, वापस से क्या है ये एमएसक्यू है, हिंट समझ में आई, इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवर्सिबल रिसेप्टर बाइंडिंग इंटरेक्शन। रिवर्सिबल बाइंडिंग इंटरेक्शन आयनिक इंटरेक्शन से हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक से हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड से नहीं होगा, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन सबसे हो जाएगा, तो ए बी और डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फॉरेन एंटीजन, प्रोसेसिंग कौन करती है, प्रोसेसिंग करती है आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, कितनी होती है, 3 होती है, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स। आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, बी सेल्स दे रखा है, मैक्रोफेजेस दे रखा है, डेंड्राइटिक है नहीं है, रेड बी सेल, चलो ए एंड बी। नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट मतलब जो कोई पर्टिकुलर फूड हैबिट्स पे ही अपना मेंटेनेंस करते हैं, और जर्नलिस्ट मतलब जो कुछ भी खा लेते हैं, एनी फूड, है ना। विद रिस्पेक्ट टू डाइट एंड हैबिटाट सिलेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एमएसक्यू है ये भी, टू द स्पेशलिस्ट कैटेगरी। तो इसमें ध्यान रखना है, रकून जो है ये स्पेशलिस्ट नहीं है, ये कुछ भी खा लेता है, लेकिन ये भैया आपके पांडा, पोलार बियर और कोआला, ये जब मैं लेक्चर लेता हूँ तो मैंने तीनों चारों का एग्जांपल भी दिया है, ये सारे क्या स्पेशलिस्ट है। पांडा क्या करता है भैया, पांडा बोलता है कि भैया मैं तो सिर्फ आपका क्या खाऊंगा, ये यूकेलिप्टस और ये सभी खाऊंगा, और फिर उसको वो मिलती नहीं है तो वो सारी चीजें दिक्कत करता है। कोआला में भी ये सेम इशू है, पोलार बियर में भी ये सेम इशू है कि पर्टिकुलर सील्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ये। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, 2 मार्क के क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट रखा है मैंने लेक्चर को क्योंकि इसमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है और मैं इस पर एक्सप्लेनेशन देके अननेसेसरी सिर्फ ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को कितना आता है, तुम्हारे लिए बहुत क्विक चाहिए अभी ना। मैच द ड्रग एंड केमिकल लिस्टेड इन कॉलम 1 विद द डेवलपमेंटल और फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स लिस्टेड इन कॉलम नंबर 2। इसको सॉल्व करने के लिए तुमको मर्क्यूरी वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और बाकी सारा खेल यहीं से बैठ जाएगा। मर्क्यूरी जो है वो आपका मिनामाटा सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज योर मिनामाटा सिंड्रोम, तुमने ये सुना ही होगा, बाकी किसी का नाम सुना नहीं हो तो भी। तो मिथाइल मर्क्यूरी और मिनामाटा सिंड्रोम, तो आर का 2 कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जरा उसको देखो, आर का 2 एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है और ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। ऑल्दो अगर तुमने यहाँ पे थैलिडोमाइड के बारे में भी सुना हो तो तुम थैलिडोमाइड से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ये फोकोमेलिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इसके चांसेस कम है, मुझे जहां तक समझता है कि इसके चांसेस बहुत कम है। तुमने मिनीमाटा और मर्क्यूरी के बारे में तो सुना ही होगा, 11th-12th में ही आ जाता है एक बार, ठीक है, जब हम हार्मोनल डिसऑर्डर्स पे बात करते हैं या हैवी मेटल पॉइजनिंग के बारे में बात करते हैं, वहां पे भी आ जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़े, मिनीमाटा सिंड्रोम हो गया, ये हो गया, और क्या, बस ये आंसर है इसका। और ध्यान रखना डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल ये ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपका वेरिट्रम अल्कलॉइड्स ये साइक्लोपिया के रिस्पॉन्सिबल है। साइक्लोपिया अगर तुमको याद हो तो मैंने बताया था, फेस में ऐसे 2 आंखें ऐसे ना होके, ये ऐसे ना आंखें ऐसे आ जाएगी, बीच में एक आंख आ जाएगी, लाइक दिस, साइक्लोपिया। नेक्स्ट, match the animal listed in column 1 with primary tissue or organ of residence in the host listed in column number 2। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कोई एस्केरिस से सॉल्व किया जा सकता है इसको, एस्केरिस लंबिकॉर्ड्स और लंब्रिकॉइड्स, तो इसके लिए हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है ये, और ये शायद तुमने पढ़ा होगा बेसिक जूलॉजी में, तुमने पढ़ी है पैथोलॉजी में, आपको पता होगा कि एस्केरिस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन रिजाइडिंग आपका पैथोजन है। तो इसी वजह से पी का 3 कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है, पी का 3 2 जगह है, एक ए पे है और एक डी पे है, ये 2 पॉसिबिलिटी है जहाँ पे ये हो सकता है, तो जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वेट अ मिनट, यहाँ पे ये हो गया, और क्या बच रहा है हमारे पास, हाँ मैंने कुछ लिखा है इसके अंदर, या तो हमारे पास में ए और डी, तो बी और सी एलिमिनेट हो, इसको हटाओ। अब क्या है, क्यू का 4 और क्यू का 1, तो क्यू का 4 क्या है, क्यू क्या है, विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, क्यू नहीं सॉरी ड्रैकनक्यूलस आपका मेडिनेंसिस, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस मुझे नहीं पता इसके बारे में, एंट्रोबायस वर्मिकुलरिस मेरे को नहीं पता, लेकिन बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये फिलारियासिस वगैरह कॉज करता है और ये लिम्फेटिक टिश्यू से रिलेटेड है, इतना भी मुझे पता है। तो इसको अगर मैं एलिमिनेट करूं तो मैं एस से एलिमिनेट कर सकता हूं क्या, हाँ कर सकता हूं, क्योंकि इधर S1 में है और S2 में है। हाँ, अगर 2 ऑप्शन नहीं पता है तो भैया ये सवाल नहीं बनेगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये नहीं बन पाएगा। आंसर क्या हो गया हमारे पास में, डी, डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Match the cell type listed in column 1 with their sources in column 2 and the primary functional roles listed in column number 3. तो ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले बात की हमने, माइक्रोग्लियल सेल्स, कौन सी वाली सेल ऐसी होती है जो मेसोडर्म से बनती है, कौन सी एंडोडर्म से बनती है, याद होगा उसमें माइक्रोग्लियल सेल आई थी। तो माइक्रोग्लियल सेल कहाँ बनती है? ब्रेन में मिलती है। तो पहला तो हुआ पी का 3, पी का 3 कहाँ कहाँ पे? पी का 3 ए में है और डी में है, तो ए और डी में से ही होगा। अब मुझे बी और सी से एलिमिनेट करना है, जरा देखते हैं। बी का 3 फिक्स हो गया। अब आपके पास में क्या है? ब्रेन। अब ब्रेन में क्या है? अगर तुम माइक्रोग्लियल सेल के बारे में बात करोगे तो ये क्या करेगी? एक में सी दे रखा है और एक में बी दे रखा है। बी क्या है? हार्मोन सिक्रीशन, और एक है फेगोसाइटोसिस। तो तुमको शायद पता ही होगा कि माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती है आपकी, वो क्या करती है? मैक्रोफेजेस ऑफ ब्रेन भी कहते हैं अपन इनको, है ना, तो फेगोसाइटोसिस। तो बस इससे सॉल्व हो गया है। आंसर क्या हो गया इसका भी? योर डी। पी का 3 और सी, और फिर क्यू का 4 एक बार फटाफट से देख लो। क्यू का 4 लेडिक सेल टेस्टिस में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। और क्या है? दोनों में 4 था तो उससे नहीं बन सकता, देखो 4 सब में है। बी ये क्या है आपका? अल्टीमेटली हार्मोनल सिक्रीशन, बिल्कुल सही बात है, लेडिक सेल। बाकी तो फिर तुम जानते ही हो, ऑन सेल और न्यूमेटोसाइट्स। तो न्यूमोसाइट्स की अगर अपन बात करें तो न्यूमोसाइट्स कहाँ जा रहा है? देखो एस का 1 बिल्कुल सही है, लंग्स, और लंग्स के साथ में क्या चला जाएगा? डी, गैसेस एक्सचेंज, सही है। और बचा ओन सेल्स, आइस, विजुअल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है, ये कौन होना चाहिए था, आई थिंक यहाँ पे मिसिंग हो गया है कुछ, इट शुड हैव बीन कोन सेल्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। मैच द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लिस्टेड इन कॉलम 1 विद देयर डेफिनेशन इन कॉलम नंबर 2। तो ये वापस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अल्ट्रुइज्म और किन सिलेक्शन जैसे वर्ड पहले आए हैं, हायरार्की भी पहले आया है, ये रिपीटेड है, कंप्लीट रिपीटेड क्वेश्चन है। डोमिनेंस हायरार्की, डोमिनेंस हायरार्की का मतलब क्या होगा? बॉस होगा, फिर उससे छोटा बॉस, फिर और छोटा बॉस, फिर सबसे छोटा बॉस, ऐसे हो। तो इसमें क्या बोल रखा है? प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द फूड एंड मेट्स इन द ग्रुप, ये हो गया आपका डोमिनेंस हायरार्की, कि भैया क्वीन और किंग जैसा कुछ सेटअप। तो P का 4 कहाँ कहाँ है? P का 4 ही की जगह है, आंसर नंबर बी, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लो एक बार। टेरिटरी क्या होती है? टेरिटरी आपका क्या होता है? एक्सक्लूजन ऑफ कॉम्पिटिंग यूजिंग एगोनिस्टिक बिहेवियर। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म पॉजिटिव होता है हमेशा ना, और किन सिलेक्शन भी क्या है आपका? पॉजिटिव है। तो एक्सक्लूजन कर देना आपका कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल्स का एगोनिस्टिक बिहेवियर, मतलब ताकत दिखा के, तो ये टेरिटरी हो गया। क्यू का 3 है क्या यहाँ पे? वेट अ मिनट, पे कुछ हाँ क्यू का 3 तो है, हाँ सही है। आर का क्या है? आर का 1 बिल्कुल सही है। और किन सिलेक्शन? सिलेक्शन एक्टिंग ऑन रिलेटेड एनिमल्स which affects fitness of an individual. So these are the correct statements. Moving on to next one. Match the hormone listed in column 1. Here are the hormones with their primary source in column number 2 and the primary target in column number 3. Let's start with the first thing. सबसे आसान से शुरू कर सकते हो तुम, एपिनेफ्रिन से भी, किसी से भी शुरू करो, सब इजी है। प्रोलैक्टिन से भी शुरू कर सकते हो, मैं एपिनेफ्रिन से शुरू कर रहा हूँ। एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होता है? तो एपिनेफ्रिन रिलीज होता है क्रोमाफिन टिश्यू से। अब मुझे कैसे पता क्रोमाफिन? क्योंकि हाइपोथैलेमस, थायराइड और पिट्यूटरी से तो नहीं होता है। तो क्रोमाफिन एड्रिनल के लिए लिख दिया उन्होंने, क्रोमाफिन टिश्यू। तो ये क्रोमाफिन टिश्यू क्या करेगा? अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, अपने को समझ में नहीं आ रहा है, जरा इस पे आ जाओ। पी का 4 कहाँ कहाँ दे रखा है? पी का 4 दो जगह है, अब मैं उससे एलिमिनेट करता हूँ। पी का 4 ये दो जगह है, बी और सी में। अब पी का 4 बी मतलब हार्ट पे काम करेगा, और पी का 4 सी बोन पे काम करेगा। तो एड्रेनलिन ग्लैंड जो है, एड्रेनल कहाँ पे? हार्ट पे ज्यादा सुटेबल लग रहा है बोन पे काम करने के बजाय। अभी अब उसको एलिमिनेट नहीं करते, क्यू से एक बार और देख लेते हैं। क्यू जो है वो है प्रोलैक्टिन, क्यू का 3, दोनों तरफ 3 है, हाँ 3 है, तो क्यू तो 3 से हो गया पिट्यूटरी, ठीक है, प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पे है बी और यहाँ पे है डी। तो बी और डी का क्या मतलब है? प्रोलैक्टिन कहाँ पे काम करेगा? प्रोलैक्टिन आपका बी क्या है? हार्ट, और डी क्या है? पिजन्स क्रॉप। तो ये पिट्यूटरी जो है, अब हार्ट पे काम करता है क्या प्रोलैक्टिन? नहीं, पिजन्स क्रॉप इस पे काम कर सकता है क्या? ये दिख रहा है? रुको, क्या है? बी और डी दो है ना, बी तो हमारे पास हार्ट है ना, और डी मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा सही है। अभी मेरे को लग रहा है सी ज्यादा सही है अभी तक के हिसाब से। आखिर में मैं एक बार एस देख लेता हूँ, क्योंकि एस से मेरा फाइनलाइजेशन हो जाएगा। एस क्या है? एस आपका 1, और इधर भी 1, तो दोनों सही है। S1 ये सबसे इजीएस्ट था वैसे, एस से शुरू करते तो सबसे फास्टेस्ट आता आंसर, बट मैं एक्सप्लेनेशन पूरा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो तुम एस को ध्यान दोगे तो S1 तो है सब जगह पे, और S1 यहाँ पे हो गया हमारे पास में 1, तो ये हो गया हाइपोथैलेमस। और ए क्या है? पिट्यूटरी, डेफिनेटली ये आपका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया ना एक तरह से। तो TH यहाँ से रिलीज होगा पिट्यूटरी से, और उसके लिए आपके पास थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TNH-RH जो है वो यहाँ से रिलीज होगा ऐसे। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? सी, बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2-deoxyglucose 2DG inhibits the proliferation of cells and hence find useful as a anti-cancer agent. It is also used in COVID therapy where it blocks hyperproliferation of virus infected cells. Mechanistically, 2G blocks glycolysis by inhibiting the activity of which of the following enzyme
और एंजाइम्स, तो MSQ है ये, यहाँ से समझ में आ रहा है। तो पहली चीज तो ऑब्वियसली 2-डीऑक्सी ग्लूकोज जो है ये हेक्सोकाइनेज को तो इनहिबिट करता है, बिल्कुल सही बात है, हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी कम हो जाती है इसके चक्कर में, तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है तुमको। उसके बाद में जो दूसरी चीज अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी थी वो क्या है वो भी देख लो, एक मिनट दो जरा, अगेन आई नीड टू गो थ्रू सम माय नोट्स, कुछ एक दो चीजें मुझे ऐसे बतानी है तुमको। हाँ, तो टू यहाँ पे क्या होगा, ये हेक्सोकाइनेज के लिए तो ध्यान देना 2-डीऑक्सी जो है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और ग्लूकोज नहीं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ हेक्सोकाइनेज अगेंस्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज के अगेंस्ट, ठीक है। दूसरी चीज जो इसमें ध्यान रखना है तुमको वो क्या है, देख लो, तो यहाँ पे जो ये हेक्सोकाइनेज होगा ये क्या करेगा, 2DG को पकड़ेगा और ये बना देगा 2DG6 फॉस्फेट। अभी बनता क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूजुअली बनता है, बट यहाँ पे बन रहा है 2DG6 फॉस्फेट। ये 2DG जो बना है 2-डीऑक्सी 6 फॉस्फेट जो ग्लूकोज है आपके पास में, ये आगे जाके इसको भी इनहिबिट कर देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज, जो यूजुअली क्या करता है, यूजुअली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज का काम क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यहाँ पे काम करता है ये, बट यहाँ पे ये क्या होगा, एलिमिनेट, सही बात है। एंड दैट्स हाउ फर्स्ट 2 एंजाइम पे तो ये काम कर रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो उधर हमारा हेक्सोस मोनोफॉस्फेट में काम करता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये फ्रक्टोज से रिलेटेड है, ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं है। तो A and B is the correct answer to the question. Moving on to the next one. According to Abe's equation on microscopy, the ability to resolve two entities inside a cell by light microscopy depends on which of the following factor or factors. दोनों possibility है। तो Abe equation के लिए आपको ये पता होना चाहिए that the D is equals to the limit of resolution is equals to lambda upon NA, where it is numerical aperture and all. इसी को अगर डिटेल में लिखे तो अपन लिखेंगे n sin थीटा, ठीक है, जहाँ पे n जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और थीटा जो है ये आपका क्या है, हाफ एंगल है, जो आप जैसे मान लो यहाँ पे आपने स्लाइड रखा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये हाफ एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, ये दिस हाफ एंगल इज योर थीटा, हाफ एंगल ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विद द योर स्पेसिमेन। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जितनी ज्यादा डी की वैल्यू होगी उतना कम रेजोल्यूशन होगा, ध्यान रखना है बात, उतना कम क्या होगा, रेजोल्यूशन होगा। मतलब अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बढ़ता चला जाएगा और रेजोल्यूशन कम होता चला जाएगा, लेकिन अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते चले जाएंगे और ये एंगल जो है, जैसे अभी इतना ऊपर है ऑब्जेक्टिव, अगर मैं उस ऑब्जेक्टिव को नीचे ले आता हूँ यहाँ पे तो एंगल बढ़ गया, एंगल जितना बढ़ता चला जाएगा उतना हमारा रेजोल्यूशन भी बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट यहाँ पे ये है। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले है मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो मैग्निफिकेशन तो कहीं भी नहीं है, सॉरी इंटेंसिटी भी कहीं पे नहीं है, वेवलेंथ है क्या, हाँ है, और न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस बिल्कुल है, ये था वेवलेंथ और ये है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है उसका रेजोल्यूशन सबसे अच्छा होता है, वो सबसे क्लोजेस्ट दो पॉइंट्स को भी अलग अलग बता सकता है, वाई, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे बहुत कम है। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक बीम यूज करते हैं ना अपन, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक बीम यूज करते हैं तो लाइट से तो बहुत फास्ट है वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब उसमें फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रिक्वेंसी क्योंकि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा से, मतलब वेवलेंथ उसकी उतनी कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, match the animal inactivity behaviors listed in column 1 with their representative animals in column 2 and their definition listed in column number 3। तीन चीजें पूछी है यहाँ पे, but let's start with the first thing, hibernation, winter sleep, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा डिफरेंस है इनके अंदर, और estivation summer sleep को बोलते हैं। टॉर्पोड एक डेली एक्टिविटी है, तो ये छोटा मोटा पॉइंट पहले पता होना चाहिए। अब पी है टॉर्पोर, पहले मैं इस पे आ जाता हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल तो याद होना बहुत मुश्किल होता है, एग्जाम्पल के अलावा डेफिनेशन पूछ सकता है, वो डेफिनेशन से सॉल्व किया जा सकता है। तो टॉर्पोल एक डेली एक्टिविटी है, तो यहाँ पे डेली एक्टिविटी क्या लिखा हुआ है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड नहीं, इनएक्टिविटी पीरियड्स व्हिच अकम्पनीज एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राइनेस, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म विद लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर अकरिंग इन डेली एक्टिविटी, ये आ गया शब्द डेली एक्टिविटी। तो पी का मुझे सी के साथ चाहिए, पी सी के साथ कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ सब जगह दिख रहा है, तो इतने तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा यार, थोड़ा और डिटेल चाहिए। हाइबरनेशन, विंटर, एस्टिवेशन देख सकते हैं अपन, एस देख सकते हैं क्योंकि समर स्लीप है, तो ड्राइनेस यहाँ लिखा हुआ है एस के लिए, तो एस का बी हो सकता है, ये मैं एक बार देख सकता हूँ, एस का बी कहाँ दिख रहा है, एस का बी मुझे यहाँ दिख रहा है और इस एक से सॉल्व हो जा रहा है कि आंसर इज बी। बाकी मेरे को दिमाग ही लगाऊंगा, एस्टिवेशन ड्राइनेस के साथ चला गया, इसके बेसिस पे तुम सॉल्व कर सकते थे। तो पी का 4 सी, मतलब पी का 4 कौन है, हमिंग बर्ड, तो पी टॉर्पोर हमिंग बर्ड में होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसकी थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है और ये रोज होता है इसके साथ टॉर्पोर। हाइबरनेशन का क्या मतलब है,
क्यू का किसके साथ जा रहा है, क्यू है 3 और डी के साथ, तो क्यू हाइबरनेशन ग्राउंड स्क्वायरल में देखने को मिलता है, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कम है, बॉडी टेम्परेचर कम कर दिया है फॉर लंबे समय तक, वीक्स और मंथ। फिर आता है विंटर स्लीप। विंटर स्लीप आपका कहाँ पे है, विंटर स्लीप है पोलर बियर में, और पोलर बियर में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी विदाउट रिड्यूसिंग, ध्यान देना, विदाउट रिड्यूसिंग बॉडी टेम्परेचर, दिस इज विंटर स्लीप। हाइबरनेशन में बॉडी टेम्परेचर लूज होता है। एस्टिवेशन अपन ने कर ही लिया है, टॉर्पोर अपन समझ ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एस्टिवेशन कौन है, ऑस्ट्रेलियन बरोइंग फ्रॉक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ एस का 1 और बी, समझ में आगे बढ़ो। इफ अ वाइटल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो वीसी का दे दिया 4900 मिलीलीटर्स, tidal volume is 500 milliliters and IRV 3300 milliliters। आपसे पूछा गया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो बेसिकली इसका मतलब समझना पड़ेगा। वाइटल कैपेसिटी क्या है हमारी, ओवरऑल जो हमारी कैपेसिटी है लंग्स की। टाइडल वॉल्यूम क्या है, जिसमें हम जो रिलैक्स सांस लेते हैं, अभी जिसमें सांस ले रहा हूँ मैं, सांस छोड़ रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा है, तो ये होता है टाइडल वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होते हैं, जब हम ताकत से सांस अंदर खींचते हैं, नॉर्मल सांस खींच ली अंदर और फिर वापस से जो ताकत से सांस खींची, तो दिस इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जब हम ताकत से सांस छोड़ते हैं, जितनी सांस छूट रही थी उतनी छूटने के साथ साथ हम ताकत से और सांस छोड़ देते हैं, तो वो मतलब टाइडल वॉल्यूम के साथ वो हो जाती है हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके लिए मैंने ग्राफ डाला है, तुम इसको देख सकते हो, दिस इज द ग्राफ। हमसे पूछा गया है, हमको वाइटल कैपेसिटी दे दिया है 4900, फिर हमको क्या दे दिया है, हमको टाइडल वॉल्यूम दे दिया है 500, और हमको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे दिया है, कितना दिया है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो 3300, 3300, तो ये कितना है 3300। तो ये पूरा ग्राफ इतना बड़ा है, जिसकी वैल्यू है 4900, ये है 500, ये इतना इतना, और ये है 3300, इन दोनों को प्लस कर दो तो हो जाएगा 3800, है ना। तो इतना इतना वैल्यू जो है वो है 3800। फिर आपका बचा बचा क्या है, बचा हुआ आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो टू फाइंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम व्हाट वी गॉट, IRV इज इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी माइनस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। तो ये कितना हो गया, ERV वाइटल कैपेसिटी 4900, इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 3800, आंसर हो गया 1100। तो 1100 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो लिख देते हैं मैंने यहाँ पे, आंसर कितना हो गया 1100 ml, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग सर, ये हो गया। A typical food chain involves producers, herbivores, primary carnivores, and secondary carnivores. Based on Lindeman's law of trophic efficiency, if producers have 40 kilojoule of energy, the energy that will be stored in secondary carnivores. So how does you can do this? So यहाँ पे आपके पास में producers हैं, producers से क्या बनेगा, primary consumer, then secondary consumer, and then tertiary consumer. Producer कितना है 40 के बाद में आएगा यहाँ पे 10% जाता है ना, 10% रूल पता होगा लिंडमैन लॉ, यहाँ हो जाएगा 4 के बाद हो जाएगा 0.4 और फिर हो जाएगा 0.04, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, ये प्रोड्यूसर था, ये हर्बीवोर था, ये प्राइमरी कार्निवोर था और ये सेकेंडरी कार्निवोर था। हमसे पूछा सेकेंडरी कार्निवोर, आंसर कितना हो गया 0.04, 10% गिराते चले जाना। नेक्स्ट, सॉरी 90% गिराते चले जाना था, 10% लेते चले जाना था। आखिरी क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, हेरिटेबिलिटी पूछा है इसके अंदर, अच्छा सवाल है ये भी, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको, हेरिटेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखो, द एवरेज बॉडी लेंथ ऑफ ड्रोसोफिला नेस्यूटा कलेक्टेड फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार इज 2 mm. From this population of few males and females having a body length of 3 mm were selected and interbred, ठीक है। सिलेक्शन किसका किया गया है, 3 mm वाले मेल और फीमेल का। एवरेज कितना दे रखा है हमको यहाँ पे, एवरेज 2, ये ध्यान से समझना है अभी। द एवरेज बॉडी लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग प्रोजेनी, जो आपने 3 वाला लिया है उससे जो रिजल्टिंग प्रोजेनी आई है 3 mm वालों का, वो आया है 2.5 mm। द हेरिटेबिलिटी ऑफ द बॉडी लेंथ इन दिस पॉपुलेशन इज, तो देखो h स्क्वायर विच इज हेरिटेबिलिटी, इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है विच इज योर r अपॉन s, इज योर r अपॉन s। तो r क्या होता है यहाँ पे, रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, और ये होता है आपका डिफरेंशियल, या तो बोल सकते हो सिलेक्शन डिफरेंशियल। सिलेक्शन डिफरेंशियल, रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मीन ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसको ध्यान से लिख लेना कहीं पे ना, मीन ऑफ ऑफस्प्रिंग मतलब एवरेज जो ऑफस्प्रिंग का है,
माइनस मीन ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन, मतलब एवरेज ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा जो डिफरेंशियल आपको निकालना है, तो मीन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स माइनस मीन ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? तो मीन ऑफ ऑफस्प्रिंग कितना है 2.5 माइनस ये कितना दे रखा है 2, हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन 2 है ना, और मीन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट 3 माइनस 2। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 2.5 माइनस 2 है, ये 3 माइनस 2 है, तो इसको सॉल्व कर दिया h स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5 माइनस 2। यहाँ से मैं ऊपर चला गया हूँ ना, ये यहाँ, और ये जो पीडीएफ देखेंगे उन लोगों के लिए है 3 माइनस 2, तो यहाँ नीचे 1 हो जाएगा और ऊपर 0.5 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5। तो यही आ गया आपका हेरिटेबिलिटी की वैल्यू क्या 0.5। So these were the questions of zoology. I hope you understood it. You learned something new. आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। ये सारी चीज़ें हैं। इसका पीडीएफ जैसा कि मैंने कहा डिटॉक्स बायोलॉजी में फ्री कंटेंट पे मैं डाल दूंगा। और मिलते हैं अपन 14 फरवरी को सो कॉल्ड ओवरली रेटेड वैलेंटाइन डे के दिन, और 2023 और 24 का पेपर सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आज शाम को 6 बजे या 7 बजे डिपेंडिंग अपॉन तुमको लाइव सेशन के बारे में पता चल जाएगा, हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री का सेशन नंबर 2, बायोकेमिस्ट्री सेशन नंबर 2, एंजाइमोलॉजी, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन मस्त काम करेंगे, न्यूक्लिक एसिड एंड आपका लिपिड्स। सो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में आज शाम को, टेक केयर।